नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि किस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टेट से वैकेंसियां आ रही हैं। मध्य प्रदेश की बिजली विभाग अपने आप में गर्दा उड़ा रहा है। हरियाणा का इंस्ट्रक्टर और एएलएम की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। यूपी पीसीएल में दबा करके प्रोटेस्ट चल रहा है कि वैकेंसी निकालो, है ना। तो हर स्टेट से वैकेंसी आ रही है। तो आप किस स्टेट से हैं, कहाँ से देख रहे हैं, और आप सभी को मध्य प्रदेश की इस पावन धरती से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी बात कि जो लोग नीमी टेक्निकल क्लासेस को दिल से प्यार करते हैं, उनका प्यार आज कमेंट सेक्शन में झलकना चाहिए। तो भर दीजिए दोस्तों कमेंट सेक्शन को दिल के इमोजी से, और दिल से दिल तक के इस क्लास में जुड़े रहना। शुरू से लेकर के अंत तक देखना इस क्लास को। मैं एक ही बात कहूँगा आपसे, क्योंकि आज का जो कंटेंट लेकर के आया हूँ मेरे भाई, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है और आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सटीक है, ठीक है ना। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की जो मैराथन सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी 50 डेज 50 मैराथन के आज हम 33वें नंबर पर हैं, है ना। यानी कि एक हम कारवां बनाते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चे हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो 28 दिसंबर का सुबह 8 बज चुका है और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम आपको बहुत कुछ देगा। चाहे किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए, वो नोटिफिकेशन देगी। आज के मैराथन सेशन का PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम देगी। कोई भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो यहाँ से आपको मिलेगा। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। ये QR कोड भी है, इसके जरिए स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा हुआ है। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। आज की बात बताने, कल के रात की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चे आपस में मैसेज कर रहे थे। कोई पूछ रहा था कि सर हरियाणा में CT लागू होगा कि नहीं होगा, या हरियाणा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी हम अप्लाई करना चाहते हैं। कोई कह रहा था सर मैं MCA किया हूँ प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, एलिजिबल होऊंगा कि नहीं। मैं उनका रिप्लाई दे रहा था कि हाँ आप एलिजिबल हो जाएंगे, MCA प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस है। तो बच्चे आपस में लड़ने लग गए, मैसेज करते करते। जैसे छोटे बच्चे नहीं लड़ जाते हैं तो किसी बात के लिए, तो वो लड़ने लग गए। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि मतलब कि यार हरकतें अभी वही है छोटे बच्चों वाली, है ना। बस शरीर बड़ा हो गया है, उम्र बड़ा हो गया है। बचपना होता ही ऐसा है, हर किसी का बचपना ऐसा होता है। देख लो सवाल का लेवल, आप देख लो, बिल्कुल बहुत अच्छे लेवल का सवाल लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपके लिए जो कंटेंट तैयार करके लाया गया है वो कंटेंट वाकई में दोस्तों अच्छी है। बस आप एक बार देखना, फिर आप तारीफ़ करना। देखो आज का सवाल हमारा शुरू होता है 826 नंबर का। ये रहा 826 नंबर का सवाल। पहला है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों सवाल है, बाई लैंग्वेज है। आजकल एग्जाम में भी इसी प्रकार के सवाल आते हैं, हिंदी में भी रहता है, इंग्लिश में भी रहता है। बोला जा रहा है कि एक RLC श्रेणी, है ना, एक RLC श्रेणी नेटवर्क का मतलब क्या है, परिपथ से है, यानी कि सर्किट। एक RLC श्रेणी सर्किट में R का मान 10 ओम और L का मान 10 हेनरी, C कैपेसिटर का मान 1 फैरड है। यदि पास करंट का मतलब कि जो श्रेणी में जो करंट चल रही है वो करंट 2 एम्पियर है, तो विद्युत परिपथ द्वारा खपत की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। बताइए आंसर क्या होगा। देखना, जब भी ऐसे सवाल आए ना जिसमें R, L और C लगा हो, तो एक सर्किट पहले बना लो। ये हमारी R की है और ये L है और यहाँ पर ये हमारी कैपेसिटर है। इसको सीरीज में कनेक्ट करके आप सप्लाई से कनेक्ट कर दो। 230 वोल्ट AC दे दो आप, है ना। 230 वोल्ट AC दे दिया हमने और सर्किट हम तैयार कर रहे हैं। ये हमारी R है, R बराबर कितना है 10 ओम, और L बराबर है 10 हेनरी, C बराबर है 1 फैरड। ये मान है। जब भी ऐसा मान आपको दिखे और सर्किट श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, है ना, ये सारे लोड श्रेणी क्रम में हो, तो ये जो हमारी प्रेरक है ये क्या है, L यानी कि प्रेरक है। ये प्रेरक पावर का खपत नहीं कराएगा, ये ऊर्जा को स्टोर करेगी, यानी कि ये क्या करेगी, ऊर्जा को संग्रहित करेगी, ना कि पावर को खपत कराएगी। ऊर्जा संग्रहित करेगी ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, है ना, ये ऊर्जा स्टोर करेगी। और साथ में जो कैपेसिटर है ये भी ऊर्जा स्टोर करेगी, लेकिन विद्युत क्षेत्र के रूप में। किस रूप में,
विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा ये भंडारण करेगा। जो हमारी आर है ये कुछ नहीं करेगी, ये ही केवल पावर का खपत कराएगा। तो आर ये क्या करेगी, ये पावर कंजप्शन है ना, ये पावर का खपत कराएगी। तो हम एल और सी को भूल जाते हैं, पावर खपत कौन कराएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध कराएगी। तो फिर पावर के लिए सूत्र क्या होगा, P बराबर आई स्क्वायर आर, है ना। एल और सी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो P बराबर आई स्क्वायर, करंट चल रही है 2 एम्पियर, तो 2 का वर्ग हो जाएगी 4, और आर है कितना 10 ओम का, आर है 10 ओम का, तो हो जाएगा हमारी 40 वाट। कितने हो जाएगी, 40 वाट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा, है ना। इतना आसान शब्दों में मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया। तो देख लो, ऐसे जब होता है तो ऐसा होता है, और ऐसे इसका आंसर निकाली जाती है। अब जो मैंने लिखा है इसका हूबहू PDF आपको मिलेगा इस टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को भी अभी ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द लार्जेस्ट एनर्जी बैंड गैप, किसमें होता है सबसे ज़्यादा एनर्जी बैंड गैप, है ना। अगर हम देखें तो मटेरियल हमारे पास 3 प्रकार के हैं, एक है चालक, दूसरा अर्धचालक, तीसरा है कुचालक, है ना। ये है हमारे चालक, चालक मीन्स तांबा, एल्यूमिनियम, है ना, ये सब चालक हैं। और दूसरी है हमारी अर्धचालक, ये हमारी अर्धचालक, और तीसरा है कुचालक, जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं या बैड कंडक्टर भी कहते हैं। अब देखना, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें लेयर होते हैं, 3 लेयर होता है। पहले लेयर को हम कहते हैं, ये जो हमारी पहली वाली लेयर है इसको कही जाती है वैलेंसी बैंड, है ना। बीच का है इसको कहते हैं फॉरबिडेन बैंड, और ऊपर वाला होता है इसको कहा जाता है कंडक्शन बैंड। यानी कि अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे, है ना। यहाँ से देखो, ओहो, वन सेकेंड, अरे ना बन पाएगा क्या भाई, बनेगा बनेगा, ये हो गया ठीक। और एक और अरे यार मैं इसका यूज़ ज़्यादा करता नहीं ना, इसलिए ये हो रही है। एक और देखो, यहाँ से लूँ तो शायद सही बैठेगा ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो, ये मान के चलो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ परमाणु के बारे में, एटम के बारे में। जैसे कि मान के चलो कि हमारी एटम जो है ना, यहाँ इस एटम के जो कक्षक हैं ऑर्बिटल, ये क्या है, ये है ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होते हैं, यानी कि नाभिक के जो सबसे पास में जो कक्षा होगा वो के वाला सेल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है वो समझो कि वैलेंसी बैंड में है, उसको जाना कहाँ है, कंडक्शन बैंड में, तभी जा करके वो धारा का प्रवाह करा सकेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके सबसे बाहरी वाले कक्षक में आना चाहता है, तो बीच में इसको मिलेगा एक गैप जिसको कहा जाता है एनर्जी बैंड। इसको क्या कही जाती है, ऊर्जा अंतराल। इसी पर सवाल पूछा गया है, ऊर्जा अंतराल सवाल इसी पर पूछा जाता है, और उसको है ना इजी से दर्शाया जाता है। तो देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगी और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगी कूद करके, यानी कि वैलेंसी बैंड से जंप करेगा और कंडक्शन बैंड में। ये जंप तब कर के यहाँ पहुँच सकता है जब फॉरबिडन बैंड यानी कि ऊर्जा अंतराल का मान, ये लेयर जो है ये बहुत पतला होगा। अगर लेयर मोटा है तो वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाएगा। लेकिन चालक में ऐसा होता है कि ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापा जाता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तभी तो जैसे ही आप तार में करंट देते हैं तुरंत करंट चलने लगता है, ठीक है ना। तो ये होता है। अब क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षक यानी कि कंडक्शन बैंड में जब आ जाएंगे तो यही इलेक्ट्रॉन फिर धारा का प्रवाह कराने लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, गति कराने लगेंगे, है ना। इस प्रकार से ये गति कराने लगेंगे। तो इनको गति करने के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा, इनको गति करने के लिए आना पड़ेगा, देखो
सबसे बाहरी सेल में, बाहरी सेल मतलब कंडक्शन बैंड में। तो ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है चालक के केस में, और सेमीकंडक्टर में होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमारी जो इंसुलेटर है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक जब हो जाता है, यानी फिर या कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक जब हो जाता है ना ऊर्जा गैप का मान, तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसलिए इंसुलेटर में धारा का प्रवाह नहीं होता। 2 नहीं, 4 के बाद, 4 के बाद अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 5 या 6 हो गया तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसमें बोला जा रहा है कि किस पदार्थ का ऊर्जा अंतराल सबसे अधिक होता है, तो बताओ ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का, किसका? अर्धचालक का नहीं, ये विद्युत रोधक का होगा। किसका होगा? विद्युत रोधक का होता है। आप देखिए यहां से मतलब कि जो आपका ये इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंसी बैंड है, वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जंप करेगा लेकिन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। ये बैरियर का काम करता है ना। इसीलिए क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर और इस पे ओम का नियम लागू नहीं होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संचायक सेल है, बताइए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक अक्यूमुलेटर सेल है। एक्यूमुलेटर सेल किसको कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूमुलेटर सेल? सिल्वर ऑक्साइड सेल, लिथियम सेल, कार्बन जिंक सेल। देखो ये तीनों के तीनों तो मुझे लगता है प्राइमरी सेल हैं, है ना। ये तीनों के तीनों कौन से सेल हैं? प्राइमरी सेल हैं। ये तीनों प्राइमरी सेल हैं, प्राथमिक सेल, और प्राथमिक सेल को हम चार्ज नहीं कर सकते। निकिल आयरन सेल है, और हमारी एक्यूमुलेटर सेल जो होता है वो सेकेंडरी सेल होता है, इसलिए ये द्वितीयक सेल का उदाहरण है। द्वितीयक सेल का ये उदाहरण है। अब द्वितीयक सेल से रिलेटेड आप देखना क्या क्या यहाँ पर सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल जो होता है वो लगभग 7 वर्ष, लगभग 7 वर्ष, है ना। एक सवाल 2023 के MPTO में पूछा गया था कि एक मोटर है उसको कितने साल में आप उसको चेंज कर दोगे, है ना। ऐसे 4 किलोवाट 5 किलोवाट की मोटर थी, उसको कितने साल बाद आप उसको चेंज करोगे, बदलोगे। एक अजीब सा सवाल पूछा था। जब भी मैं ऐसा 7 वर्ष वाला कोई भी चीज़, ऐसा वर्ष वाला चीज़ देखता हूँ तो मुझे वही सवाल याद आती है। जीवन काल इतना होता है। इसके वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज होता है पूर्ण चार्ज की स्थिति में, है ना, पूर्ण चार्ज और शून्य भार पर। पूर्ण चार्ज शून्य भार पर होता है 1.4 वोल्ट, तथा पूर्ण चार्ज भार पर, यानी कि भार पर होगा 1.2 वोल्ट। मतलब समझ में आया? हमारी ये बैटरी है, फुल चार्ज है, लेकिन उस बैटरी पर लोड अभी कनेक्ट नहीं है ना, वो कहीं पर पावर सप्लाई नहीं कर रही है, तो 1.4 वोल्ट हो गया। मान के चलो कि वो बैटरी फुल चार्ज है लेकिन लोड से कनेक्ट है, तो वो 1.2 वोल्ट ही होगा, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पॉइंट का 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगी। तीसरा जो सवाल पूछा जाता है ज़्यादातर वो ये पूछा जाता है कि जो हमारी ये निकल आयरन सेल है, इस सेल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो यूपीएस प्रणाली में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, है ना। यूपीएस प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें बकलिंग दोष नहीं होता है ना। कभी भी इसमें बकलिंग दोष उत्पन्न नहीं होता, चाहे आप कुछ कर लो, उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि इसको जब हाई रेट पर चार्ज या फिर हाई रेट पर डिस्चार्ज आप करोगे ना, तो प्लेटें मुड़ जाती हैं और मुड़ करके शॉर्ट हो जाती हैं, है ना। दूसरे बैटरी में ऐसा देखा जाता है, लेकिन जो हमारी ये निकल आयरन सेल है, इस सेल में बकलिंग दोष नहीं होता है कभी भी। या फिर एक और सवाल पूछा जाता है कि अधिक समय तक बिना प्रयोग के, अधिक समय तक बिना प्रयोग के इसको रखा जा सकता है। बाकी आप लेड एसिड बैटरी को रख के देख लो, उसकी जो सल्फेट है, उसका जो वो है, पूरा इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा,
है ना, वो कठोर हो जाएगा, चार्ज फिर चढ़ाएगा नहीं वो बैटरी आपकी। लेकिन ये बैटरी है कि बिना यूज़ का और बिना चार्ज किए आप अधिक समय तक इसको रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में आप चार्ज करेंगे वो आसानी से चार्ज हो जाएगा। लेकिन लेड एसिड बैटरी को अगर बिना यूज किए या फिर बिना चार्ज के आप 1-2 महीने रख दीजिए, फिर देखिए बिना ट्रिकल चार्जिंग सिस्टम का उसको आप चार्ज कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारी इसमें पॉइंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मैंने लिखा दिया, ठीक है ना। तो निकल आयरन सेल है, यही हमारी संचायक सेल है, यानी कि एक्यूमुलेटर सेल है। 1.2 वोल्ट और 1.4 वोल्ट कब कब होता है वोल्टेज, वो मैंने आपको बता दिया। नोट करते जाना आप, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ को ऐसा कहा जाता है ना कि किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो उसको आप बोल बोल के अगर पढ़ते हैं या फिर कलम से लिखते हैं तो वो चीज़ आपके माइंड में स्टोर होता है। बाकी तो अगर आप सिर्फ मोबाइल से देख रहे हैं हमारी क्लास, तो ऐसे तो फिल्म देखा जाता है ना, ऐसे फिल्म देखी जाती है। तो आपको अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है ना, तो उसके हिसाब से आपको मैं बोल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ AC to DC ऑपरेशन, AC to DC ऑपरेशन। ये बोला जा रहा है कि कौन सा AC से DC परिचालन का एक सामान्य अनुप्रयोग है, बताइए, है ना। AC से DC यानी कि ट्रांसफार्मर टेस्टिंग। ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के टेस्टिंग होते हैं ना, पहला होता है ओपन सर्किट और दूसरा शॉर्ट सर्किट, और दोनों के दोनों AC प्रणाली पर होते हैं। किस में होते हैं, दोनों के दोनों AC सिस्टम में ही होते हैं, क्योंकि हमारी ट्रांसफार्मर ही AC पर काम करती है। औद्योगिक पंखे और ब्लोअर यही होती है हमारी AC और DC, है ना, AC और DC, ये दोनों सप्लाई पर चलती हैं, दोनों सप्लाई में ये चलती हैं। और जो ब्लोअर है, ये ब्लोअर भी हमारी AC और DC दोनों प्रणाली पर चलती हैं, दोनों प्रणाली या दोनों सप्लाई में ये चलती हैं। देखना, जो ब्लोअर होता है, DC वाली ब्लोअर आपको घर में देखने को नहीं मिलेगा। ब्लोअर मतलब जो गर्म हवा देती है, ये आपको देखने को मिलेगा कारों में। कहाँ पर, कार में जो होता है ना ब्लोअर, ठंड का जब सीजन आता है तो ब्लोअर चलाते हैं और गर्मी के सीजन में हम AC चलाते हैं, तो वो DC से चलती है। और जो घरों में ब्लोअर होती है वो AC सप्लाई से चलती है। तो यही हमारे सही आंसर होगा, इंडस्ट्रियल फैन, इंडस्ट्रियल फैंस और फिर ब्लोअर्स जो होते हैं गर्म हवा देने के लिए। कई बार ना वो बाल सुखाते हैं, जब आप सैलून में जाते हैं तो पहले आपके बाल की धुलाई अगर हुई है तो फिर बालों को ब्लोअर से ही सुखाया जाता है ताकि कम समय में जल्दी सूख जाए। लेकिन उसका एक बड़ा नुकसान भी है, देखना कि गर्म हवा से कभी भी बाल को सुखाना नहीं चाहिए, है ना, वो डायरेक्ट बाल के जड़ पे प्रभाव डालता है और फिर बाल टूटने लगते हैं, है ना। और इसीलिए ज़्यादा गर्म पानी में नहाना भी नहीं चाहिए, अगर बालों के हेल्थ के बारे में अगर आपको चिंता है तो, है ना। नेक्स्ट है कि इफ़ द ओपन सर्किट टेस्ट ऑन द ट्रांसफार्मर इज डन एट द फ्रीक्वेंसी हायर देन द प्रेस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। कहने का मतलब इनका है कि फ्लक्स डेंसिटी को अगर हम, है ना, अनचेंज करें, फ्लक्स डेंसिटी को कैसे करें, अनचेंज करें, यानी कि अपरिवर्तित रखते हुए, फ्लक्स घनत्व को अपरिवर्तित मानते हुए यदि ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो निर्धारित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर किया जाता है तो क्रोध हानि पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो सकते हैं, अच्छा डाउट क्लियर हो सकता है। चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखना, सबसे पहली बात कि जो ट्रांसफार्मर में कोर हानि होती है ना, सुना है कि नहीं नाम, सुना है सर। 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है हिस्टैरिसीस हानि और दूसरा होता है एडी करंट हानि, और दोनों के दोनों उष्मा उत्पन्न करते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर का कोर गर्म रहता है हमेशा। ये क्या करता है, ये इसका सूत्र होता है मैक्सिमम फ्लक्स 1.6 गुणे F/V, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम फ्लक्स स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर गुणे टी स्क्वायर। तो आपको एक चीज़ कॉमन यहाँ पर दिखता होगा, क्या कॉमन दिख रहा है कि जो हमारी हिस्टैरिसीस लॉस है ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है ना, फ्रीक्वेंसी के, लेकिन जो एडी करंट लॉस है ये फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है। तो कुल मिलाकर के एक डाटा हमें समझ में आया ना कि ये फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी को घटाओगे तो ये दोनों के दोनों हानि जो है ये बढ़ेंगे घटेंगे, बढ़ेंगे घटेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी।
ठीक है ना। तो क्रोड पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, एक बात तो क्लियर हो गया ना कि क्रोड में कोर लॉस बढ़ेगा, क्रोड हानियां अपरिवर्तित रहेंगी, क्रोड हानियां में वृद्धि होगी, ये रही क्रोड हानियां में क्या होगा, वृद्धि होगा। ये जो बात बोल रहा है कि फ्लक्स को अपरिवर्तित मानते हुए यदि ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं निर्धारित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर, सबसे पहली बात कि ये ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट हो रहा है, लो वोल्टेज साइड हमने सारे उपकरण जोड़ दिया है और हाई वोल्टेज को क्या कर दिया है, हाई वोल्टेज साइड में शॉर्ट कर दिया है। इसलिए क्योंकि लो वोल्टेज साइड अगर शॉर्ट करेंगे हम तो जितने भी वाट मीटर शॉर्ट सर्किट वाट मीटर सप्लाई करंट मापने के लिए, सप्लाई वोल्टेज मापने के लिए और सप्लाई का पावर मापने के लिए जो हमने उपकरण लगाया रखा है, इस साइड शॉर्ट कर देंगे तो सब के सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए शॉर्ट इस साइड किया जाता है। हमने शॉर्ट कर दिया। यहां पर एक लगता है ऑटो ट्रांसफार्मर, यहां पर क्या लगता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर लगाने का एक ही उद्देश्य है कि जो निर्धारित आवृत्ति है 50 हर्ट्ज है ना, 50 हर्ट्ज का 125% फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा करके और इसको इसमें इंसर्ट करते हैं सप्लाई, यानी कि हमारे सप्लाई में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर के जरिए सप्लाई हम देते हैं और फिर निर्धारित फ्रीक्वेंसी से 125% फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके हम देते हैं और कोर हानि ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो 125 कितना हो जाएगा, देखो 1 0 से ये 1 0 कटा, 125 पंचे 625 होता है ना, 625 बटा 10 कितना आया, 62.5 हर्ट्ज। तो आप इसको कैलकुलेट जोड़ दो, 50 हर्ट्ज प्लस 62.5 हर्ट्ज कितना आएगा, 110 112.5 हर्ट्ज। देखो कहाँ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और कहाँ पर 112 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, यानी कि कुल मिलाकर के ये हम देखना चाहते हैं कि मान के चलो कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम बढ़ा देते हैं तो देखना चाहते हैं कि कितना कोर में हानि होता है ना, मैक्सिमम। जैसे कि मान के चलो कि आप 50 केजी वजन उठा लेते हैं और इन द केस मैं आपके ऊपर 60 केजी का वजन लाद देता हूं, फिर भी आप चलते हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कितना वजन मैं आपके ऊपर रखता जाऊं कि आप उसको ले करके चल सकते हैं। आपकी ताकत ऐसे ही आजमाई जा सकती है। तो हम आजमाना चाहते हैं कि कोर में मैक्सिमम हानि कितनी हो सकती है, इसीलिए हम 125% ये फ्रीक्वेंसी देते हैं। लो भाई कितना हो गए, तुम्हारी ताकत हम आजमा लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी के मान को हमने 125% बढ़ाया और उस दरमियान हमें जो कोर लॉस मिला वही परीक्षण करने से हमें लॉस मिला। और जब कोर हानि होती है इस समय जो करंट चलती है उसको कहते हैं आई नोट करंट, है ना। शून्य भार पर जो आई नोट करंट ये हमारी जो करंट चलती है कोर हानि के दरमियान, इसको आई नोट करंट कहा जाता है। और इसकी जो प्रकृति होती है वो चुंबकीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है, चुंबकीय नेचर का होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है ना वो लैगिंग नेचर का होता है, लैगिंग नेचर का, क्योंकि ट्रांसफार्मर के नो लोड के समय जो करंट चल रहा है उस करंट का नेचर मैग्नेटाइजिंग प्रकार का है और मैग्नेटाइजिंग नेचर का करंट है, इसीलिए इसका जो पावर फैक्टर है वो हमेशा कैसा होता है, लैगिंग होता है ना। चुंबकीय करंट होने के कारण पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का होता है, अन्यथा इसका भी पावर फैक्टर अच्छा होता, ठीक है। तो आंसर है क्रोड हानि में वृद्धि हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और कितना वृद्धि होगा चलो हम देख के चलते हैं, 125% फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके। क्रोड हानियां अपरिवर्तित रहती हैं किस मामले में, ये रहती है लोड के मामले में, है ना। ये लोड से प्रभावित नहीं होती है, लोड चाहे कितना बढ़ाओ कितना घटाओ इसको मतलब नहीं है। कोर हानियां नगण्य होगी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यह कि कोर हानि को हम, है ना, मिनिमाइज करने के लिए कई बार हमने सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करके कोर बनाया है ना, ताकि हमारा कोर लॉस कम से कम हो। कोर हानियों में कमी आती है, अरे कोर लॉस में कमी तब तो आएगी जब क्रोड आप अच्छे मटेरियल से बनाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बैटरी का जीवन काल बढ़ाने में सहायता करता है, बताइए, है ना। कौन सा कारक सहायता करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हेल्प इन इंक्रीजिंग द लाइफ ऑफ द बैटरी। एक बैटरी है उसके लाइफ को आपको बढ़ाना है, तो बहुत सी बेसिक बातें हैं उसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि कैरी करना है, कैरी आउट रेगुलर मेंटेनेंस, डेली मेंटेनेंस करिए। अब बैटरी में डेली मेंटेनेंस करने लायक क्या काम है तो मैं गिनाता हूं आपको। सबसे पहला काम देखो, सबसे पहला काम सफाई,
है ना। सबसे पहला काम सफाई, बैटरी की सफाई, क्योंकि बैटरी में केमिकल रिएक्शन के थ्रू पावर वोल्टेज जो है वो स्टोर हो रही है और जा रही है, तो सफाई बहुत ज़रूरी है। सफाई डेली मेंटेनेंस में आएगा। और दूसरा, आसुत जल का इंडिकेटर चेक करते रहो, है ना। आसुत जल का इंडिकेटर चेक करना, डेली चेक करते रहो, है ना। हो सकता है कि आज के दिन आपने उस इन्वर्टर से, या जो बैटरी इन्वर्टर से कनेक्ट है, उस इन्वर्टर में मान के चलो 50 वाट का लोड दिया, आज काम कम था, है ना। कल काम ज़्यादा है तो 150 वाट का लोड आप उस पर कनेक्ट कर रहे हो, तो पानी जो आसुत जल है ना वो कम होगा कि नहीं होगा। तो इंडिकेटर चेक करते रहो डेली, है ना। इंडिकेटर चेक करते रहो, कम हो तो तुरंत आसुत जल डालो, ठीक है। और तीसरा कि टर्मिनल कनेक्शन, तीसरा क्या है, टर्मिनल का संयोजन, डेली चेक करो टर्मिनल का संयोजन। अगर टर्मिनल का संयोजन लूज होता है तो स्पार्क हो सकता है, बैटरी की लाइफ टाइम कम हो सकती है, तो टर्मिनल का संयोजन आप चेक कर लो, है ना। और भी बहुत सारे हैं, वायर चेक करते रहो कहीं शॉर्ट आउट तो नहीं मार रही है, लेकिन ये 3-4 फैक्टर है जिसको ध्यान में रखना है, तभी इसकी लाइफ टाइम जो है ना, इसका जो जीवन काल है उसको बढ़ा सकते हैं आप, अन्यथा नहीं कर सकते। अब मैं सच बताऊं तो मेरे पास खुद इन्वर्टर है, बैटरी है, अभी जो सप्लाई आ रही है इस पैनल बोर्ड पर वो बैटरी के थ्रू ही आ रही है, इन्वर्टर वो देखो रखी हुई है ना। तो अब मैं खुद चेक नहीं कर पाता, टाइम ही नहीं मिलता है। बट ये है कि हाँ, मैं 2 दिन 3 दिन में बढ़िया बैटरी को साफ करता रहता हूँ, टर्मिनल वगैरह चेक करता रहता हूँ, इसीलिए आज 2-3 साल से बैटरी मेरी कभी धोखा नहीं दी मुझे, बढ़िया चल रही है ना। 160 एम्पीयर हावर की बैटरी है, 12 वोल्ट वाली। तो ये है नियमित अनुरक्षण करना। 832 नंबर का सवाल है कि द ल्यूमिनस एफिशिएंसी ऑफ ए 100 वाट लैम्प और 50 ल्यूमिनस पर वाट का ये प्रकाश उत्पन्न करती है, बताइए कुल दीप फ्लक्स कितना होगा। 100 वाट का लैंप है, इसकी दीप क्षमता है 50 ल्यूमेन प्रति वाट। सिंपल सी बात है यार कि 1 वाट का बल्ब कितना प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, 50 ल्यूमेन का। 1 वाट का बल्ब 50 ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो 100 वाट का बल्ब कितना प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो इससे आसान सवाल कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर जी। 5000 वाट, 5000 ल्यूमेन है ना, 5000 ल्यूमेन। प्रकाश की इकाई है, ल्यूमेन क्या है, ल्यूमेन है हमारे प्रकाश की इकाई। प्रकाश को आप किससे मापोगे, ल्यूमेन से मापोगे। आप एक 9 वाट की बैटरी 9 वाट की आप एक एलईडी बल्ब लो, उस पर भी लिखा होगा कि कितना ल्यूमेन का प्रकाश उत्पन्न करेगी ये, है ना। एक 9 वाट की एक लोकल वाली भी आती है, और एक 9 वाट की सूर्या की हो गई, है ना, या फिर अलग अलग ब्रांड की आती है एलईडी बल्ब, उसमें देखना और लोकल वाली में देखना, पावर रेटिंग सेम होगा, लेकिन जो प्रकाश उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी है ल्यूमेन में वो कम होता है, ठीक है ना। और इसी ल्यूमेन से डिसाइड होता है कि ड्राइंग रूम में कितना प्रकाश चाहिए, एक होटल के अंदर कितना प्रकाश चाहिए, स्टडी रूम में कितना प्रकाश चाहिए, है ना, इसी से डिसाइड होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि 5000 ल्यूमेन, 5000 ल्यूमेन इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलो 833 नंबर का देखो, इफ ए लोड कंज्यूम 500 वाट, अपेरेंट पावर 600 वोल्ट एम्पियर है ना। आपको पावर फैक्टर बताना होगा कि यदि कोई लोड 500 वाट की खपत करता है, कितना पावर खपत करता है, 500 वाट की पावर, आभासी शक्ति 600 वोल्ट एम्पियर है, तो पावर फैक्टर कितना होगा। पावर फैक्टर ज्ञात करने के सूत्र बहुत सारे हैं, देखिए cos फाई बराबर होता है R/Z। तो क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला काम आएगा? नहीं आएगा सर। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? cos फाई बराबर वास्तविक शक्ति किलोवाट। अब किलोवाट तो नहीं है तो सिर्फ वाट बस लिखूंगा मैं, है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये कौन सी है? ये वास्तविक शक्ति है, ये हमारी वास्तविक यानी कि एक्चुअल पावर जो जनरेटर जनरेट करती है वाट में है, और फिर आभासी शक्ति है वोल्ट एम्पियर में, ये हमारी आभासी शक्ति। इस पर मैं अभी बहुत ही डिटेल से जाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वाट कितना है? 500, कितना है? 500, और यह है 600। आप इसको कैलकुलेट कर लो यार, 0.83 आएगा पावर फैक्टर, 0.83 आएगा। लेकिन चलो अच्छा पावर फैक्टर है, मैं इसको गुड तो, वेरी गुड तो नहीं मानूंगा, लेकिन गुड मानूंगा, है ना, मैं इसको गुड मानूंगा कि अच्छा पावर फैक्टर है। वेरी गुड तब मानता
जब 0.9 तक होती, और एक्सीलेंट तब मानता जब इकाई होती। हम चाहते हैं ना कि पावर फैक्टर इकाई हो। क्यों चाहते हैं? बड़ा सेल्फिश होता है इंसान, है ना, हमेशा चाहता है कि अच्छी चीज़ें हों। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पावर फैक्टर है ना, यही डिसाइड करता है कि पावर का लॉस कैसा होगा। पावर फैक्टर अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, तो पावर लॉस कम होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि यूनिटी पावर फैक्टर हो। अब सुनो, अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। अब देखना मेरे भाई, एक बात क्लियर करना चाहूँगा आपका कि ये जो आभासी शक्ति है और ये हमारी वास्तविक शक्ति, इनके बीच की कहानी क्या है? इसके बीच की कहानी क्या है, देख लो यहाँ से। सबसे पहले आप देखो कि जो हमारी वास्तविक शक्ति होती है वो होती है यहाँ पर आधार। इसको हम क्या मानते हैं? ये हमारा आधार और ये है कर्ण, ओहो लंब, ये हमारी लंब और यहाँ पर होगी कर्ण। ऐसे नहीं होता है, मैथ में यही नहीं पढ़ाया गया है। आधार में क्या होता है? यहाँ पर होती है वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति मतलब कहाँ से हमें प्राप्त होता है वास्तविक शक्ति? ये जनरेटर से प्राप्त होती है ना। एक जनरेटर जो पावर उत्पन्न करता है ना, वो एक्चुअल पावर उत्पन्न करता है, ठीक है ना। तो वास्तविक शक्ति को किलोवाट में दर्शाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है लंब। लंब है, इस पर क्या आएगा? इस पर आएगा प्रतिक्रियाशील शक्ति। इस पर आती है प्रतिक्रियाशील पावर, रिएक्टिव पावर, प्रतिक्रियाशील शक्ति। और प्रतिक्रियाशील जो शक्ति होती है इसको लिखी जाती है VAR से, ठीक है ना। किससे लिखोगे आप? VAR से। नेक्स्ट है कर्ण पर। तो कर्ण पर होगा आभासी शक्ति, जिस पर सवाल अभी आपसे पूछा गया है, आभासी शक्ति। और आभासी शक्ति को लिखी जाती है वोल्ट एम्पियर में, जो कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग वोल्ट एम्पियर में ही होता है। कंडेंसर की VAR में होता है और सिंक्रोनस जनरेटर का भी VAR में होता है। लेकिन इंडक्शन मोटर हो, DC मोटर हो, उसकी रेटिंग होती है किलोवाट में। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, ये हो गया जो हमें वास्तविक पावर पर जो हमें पावर मिलता है, वो मिलता है पावर बराबर VRMS इंटू IRMS। लेकिन जो हमें यहाँ पर पावर मिलती है वो मिलती है पावर बराबर VRMS गुणे IRMS साइन फाई। और इस पर जो मिलती है ना वो बहुत अच्छा मिलती है, कॉस फाई। P बराबर VRMS गुणे IRMS गुणे कॉस फाई गुणे कॉस फाई। साइन फाई अच्छा है कि कॉस फाई? कमेंट में बताओ, है ना। तो ये एक ट्रायंगल के जरिए हम समझ रहे हैं कि कौन सा पावर कहाँ पर होता है। लेकिन सबसे अच्छी पावर, अब देखो प्रतिक्रियाशील शक्ति जो है ना, ये प्रतिक्रियाशील शक्ति क्या होती है कि ये वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का सदिश योग होता है। ये क्या होती है? वास्तविक शक्ति प्लस आभासी शक्ति का, प्लस आभासी शक्ति का सदिश योग, का सदिश योग होता है ना। अब देखिए, जो प्रतिक्रियाशील पावर होती है, रिएक्टिव पावर जो होती है ना, ये कैपेसिटर जो होते हैं ये रिएक्टिव पावर को डिलीवर करते हैं। ध्यान से सुनो, कैपेसिटर क्या करते हैं? रिएक्टिव पावर को डिलीवर करते हैं। और जो पावर है हमारी रिएक्टिव पावर, ये पावर फैक्टर सुधारने के काम आता है। इसीलिए कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारता है। यानी कि कैपेसिटर से जो पावर बाहर निकल रही है वो कौन सी पावर होगी? रिएक्टिव पावर होगी। और कैपेसिटर का काम है पावर फैक्टर को सुधारना। इसका मतलब रिएक्टिव पावर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, ठीक है ना। जो हमारी आभासी पावर होती है रिजल्टेंट पावर होता है, वास्तविक पावर और रिएक्टिव पावर, यानी कि एक्चुअल पावर, अपेरेंट पावर और रिएक्टिव पावर का रिजल्टेंट परिणाम हमारी होती है आभासी पावर, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। तो एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा। यहाँ से देखो कि जो हमारी पावर है इसको मैं नाम दे देता हूँ P, और ये हमारी है Q, ये है S, है ना, ये है S, यार उल्टा हो गया। ये हमारी S है और ये है Q, ठीक है ना। ऐसे इस ट्रायंगल का नाम दे दें। तो P से जो हमें पावर मिलता है ना, P से जो हमें पावर मिलता है वो कैसा होता है? यानी कि वास्तविक पावर हमें जो मिलता है वो कैसा होता है? इसका
चलो अच्छा वो बहुत लंबी हो जाएगी ना, वो आपके काम में आएगा नहीं, लेकिन पावर फैक्टर कैलकुलेट, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करते बन जाएगा अगर मैं बता देता तो कि ये जो तीनों पावर है अगर सेम वोल्टेज और सेम करंट दोगे, इन पावर में सेम वोल्टेज और सेम करंट का मान है, तो फिर किस पावर की ताकत कितना है, कौन सा पावर ज़्यादा ताकतवर है, ये आपको पता चलता है ना। ये cos फाई का भी मान सेम रखते, इन दोनों में वोल्टेज करंट का भी मान सेम रखते, फिर आपको देखना होता कि वास्तविक पावर ज़्यादा पावरफुल है या आभासी पावर या रिएक्टिव पावर, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए देखो कि 0.83। आंसर तो कब का आ चुका था, यानी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे आपको है ना, इसी कॉन्सेप्ट के लिए ना आप बैच खरीदते हो। विद्युत चुंबकीय रिले में आर्मेचर बल, आर्मेचर का प्राथमिक कार्य क्या है, आर्मेचर का प्राथमिक कार्य क्या है। एक होता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में जो आर्मेचर की कॉइल होती है, आर्मेचर की जो कॉइल होती है, इस कॉइल का काम पता है क्या होता है, ये जब कॉइल एक्टिव होती है, एक्टिव का मतलब जब इस पे करंट जाता है तो जो कॉन्टेक्ट होते हैं उसको खोलना या बंद करना। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ क्या कि स्विचिंग के लिए काम आता है, बिल्कुल कह सकता हूँ। स्विचिंग या नियंत्रण दोनों के लिए काम आता है ये, स्विचिंग या नियंत्रण। टॉर्च बैरर का नाम सुना है कभी आपने, टॉर्च बैरर नहीं सुना होगा, ये सीआईडी में होता है, सीआईडीओ के डिपार्टमेंट में होता है। टॉर्च बैरर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को ढूंढना, किसी भी चीज़ को टॉर्च लगा कर के, जैसे रात के टाइम पर हम टॉर्च लगा के खोई हुई चीज़ों को ढूंढते हैं ना कि भाई कहाँ चला गया ढूंढते हैं टॉर्च लगा के, तो वो जैसे कि मान के चलो कि एक एडवर्टीजमेंट वाला है कोई, तो अभी इंडिया में देखो लाखों करोड़ों इन्फ्लुएंसर हैं, लाखों करोड़ों यूट्यूब चैनल हैं जो हमारी तरह पढ़ाते हैं। तो एक ऐसा मान लो कि आपको अपना ऐड चलवाना है किसी ऐसे चैनल पर, तो आप सबसे पहले ना क्या करोगे कि 1000 चैनल को वेरीफाई करोगे। वेरीफाई का मतलब कि चेक करोगे, है ना, तो उसको कहा जाता है टॉर्च बैरर, यानी कि ढूंढना कि आपके लिए आपका विज्ञापन किस चैनल पे चलाया जाए कि आपके विज्ञापन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़े, है ना। तो ये जो काम है इस काम को कहा जाता है टॉर्च बैरर। उसी प्रकार से ये जो है ना, ये टॉर्च बैरर की तरह काम करता है, यानी कि फॉल्ट को ढूंढता है। जिस भी सर्किट में आप इस रिले को लगा दोगे, ये क्या करेगा रिले कि सिर्फ फॉल्ट को ढूंढेगा, डिटेक्ट करेगा, है ना। अगर जरा सा भी फॉल्ट आया, ये एक कमांड भेजेगा सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर ट्रिप कराती है, ना कि ये ट्रिप कराएगी। इसका काम है फॉल्ट को ढूंढना और ढूंढ करके सर्किट ब्रेकर को कमांड देना। लिख दो यहाँ पर, है ना, लिख देता हूँ ना। इसका काम है फॉल्ट को ढूंढना, फॉल्ट यानी कि दोष, फॉल्ट को ढूंढना इसका काम होता है, फॉल्ट को ढूंढना और सर्किट ब्रेकर को कमांड देना, सर्किट ब्रेकर को कमांड देना। जब तक सर्किट ब्रेकर को कमांड नहीं मिलेगा तब तक सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं कराएगी। तो ये होता है। और इसकी जो कॉइल है ना, ये एसी डीसी दोनों प्रकार की होती है। वो डिपेंड करता है कि आप एसी पर चलाना चाहते हैं कि डीसी पर चलाना चाहते हैं, है ना। 3 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 240 वोल्ट, 24 वोल्ट, अलग अलग प्रकार की एसी डीसी कॉइलें होती हैं इसकी, ठीक है ना। और वो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, इसमें एक प्लंजर लगा होता है ना, जो ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 835 नंबर का सवाल है कि x ओम का मतलब 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम का मान वाले 3 प्रतिरोध 12 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में कनेक्ट है। यानी कि देखो, ये है पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा, है ना। और यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ में कनेक्ट करता हूँ, प्लस माइनस। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम का मान है, ये 3 ओम है और 2 ओम, है ना। चलो आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो श्रेणी में है R1, R2 और R3। तो श्रेणी में है तो कितना, 2, 3, 5 और 6 हो गया, ठीक है ना। और 2 एम्पियर लूप में 2 एम्पियर का करंट चल रहा है। इस पे जो करंट चल रही है वो 2 एम्पियर की धारा चल रही है ना। तो आपको ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे आप, मान ज्ञात करिए। यदि लूप में धारा का मान चल रहा है 2 एम्पियर है तो इसका मान कितना होगा।
ठीक है, 12 वोल्ट। V बराबर IR से देखिए याद करते हैं, आता है मान के लिए V बराबर IR, V बराबर IR। V कितना है 12 वोल्ट है, बराबर I करंट कितना चल रहा है 2 एम्पियर है ना, और गुणे रजिस्टेंस है 6 गुणा है ना, यहाँ पर गुणा गुणा दे रखा है तो मैं भी चलो लिख देता हूँ 6 गुणा। फिर है 12 वोल्ट बराबर 6 दूना 12x, 12x। x का मान निकालो 12/12 यानी कि 1 ओम। क्या ऑप्शन है 1 ओम का? बिल्कुल है, ये देखो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आंसर कितना आएगा? 1 ओम आएगी है ना, x का मान 1 ओम होगा। 100 ओम वाला एक गैल्वेनोमीटर 5 मिली एम्पियर पर पूर्ण मापने विक्षेपण देता है। इसे 5 एम्पियर तक रीडिंग लेने के लिए एमीटर में बदलने के लिए शंट प्रतिरोध का कितना मान आवश्यक है? कैसे कैसे ज्ञात होगा ये? देखो सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम पर फोकस देते हैं, फिर हम सॉल्यूशन पर जाएंगे। क्या बोल रहा है? 100 ओम वाला एक गैल्वेनोमीटर है और इतना मापना है, एमीटर है ना। तो यहाँ पर देखो ये एम्पियर मीटर है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? शंट रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है ना, शंट का रेजिस्टेंस। और यहाँ पर हमें सप्लाई के लिए, सप्लाई कितने का है? सप्लाई नहीं दिया है, चलो 230 वोल्ट और एसी का हम सप्लाई दे रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे वो कितने ओम का लगाएंगे कि इतना रीडिंग ये पढ़ सके, है ना। जुखाम ने हालत खराब कर रखा है। ठीक है, ये है शंट प्रतिरोध। ये क्या है? शंट का प्रतिरोध है, ठीक है। शंट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ ना। शंट रेजिस्टेंस को S द्वारा लिखा जाता है IG गुणे G बटा I माइनस IG। इस सूत्र के जरिए देखो निकालते हैं, निकलता है कि नहीं। S बराबर क्या होगा? IG। IG का मतलब ये गैल्वेनोमीटर में जो करंट चल रही है वो, G फॉर गैल्वेनो, I फॉर इसमें प्रवाहित होने वाली करंट 5 मिली एम्पियर। तो 5 गुणे मिली का मान 10 की घात माइनस का 3, ओके, गुणे G ये है 100 ओम, 100 ओम बटा I वही है आपका 5 गुणे 10 घात माइनस 3 गुणे IG। ओहो, I तो 5 न है, ये है I 5 एम्पियर मापना है। 5 गुणे IG 5 गुणे 10 घात माइनस का 3। देखता हूँ हल आता है कि नहीं, है ना। 5 गुणे 10 घात माइनस 3 से 5 गुणे 10 घात माइनस 3 कट जाएगी और 100/2 जरूर नहीं आएगा। ऐसे में आंसर नहीं आएगी, मामला फंस रही है। चलो पूरा सॉल्व करता हूँ मैं ना। ये आएगा, इसको गुणा करोगे 0.005 गुणे 100, 1 सेकेंड, 0.005 गुणे 100 है ना। पॉइंट कटा तो नीचे 1000 आया, 100 से ये 100 कैंसिल, ठीक है ना। 0.5 डायरेक्ट मैं लिखता हूँ इसको 0.5 बटा ये वही फिर से हो जाएगा 0.005 है ना। मैं अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना, यहाँ पर गुणा नहीं, यहाँ पे भाग रहेगी, यहाँ पे गुणा नहीं, यहाँ पे भाग रहेगी, ठीक है ना। भाग बोल रहा हूँ, माइनस रहेगी। तो इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 4.995 ना, 4.994। देखिए 4.995, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 0.005 आएगा। अब 0.005 को 5 से माइनस कर दो, या 5 को माइनस करो 0.005 से, तो ये 4.995 आएगा। तो ये 4.99। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो मुझे लगता है आंसर आएगी 0.1 ओम। तो यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस का मान कितना होगा? RS बराबर 0.1 ओम, 0.1 ओम। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो यार ये फॉर्मूला काम तो आ गया, बड़ा काम की चीज़ है ये।
इन सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड व्हाट हैपन व्हेन द फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज। ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है ना, इसको कट इन वोल्टेज भी बोला जाता है, ध्यान रखना। ये फॉरवर्ड वोल्टेज, इसको हम कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। कि एक सिलिकॉन है पीएन संधि डायोड में जब अग्र वोल्टता 0.7 वोल्टेज से अधिक बढ़ जाता है तो क्या कहा जाता है? इसको फॉरवर्ड वोल्टेज को कट इन वोल्टेज भी कहा जाता है, ध्यान रखना। मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, कट इन वोल्टेज या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज। देखना ये है एक हमारी सिलिकॉन की, जो सिलिकॉन होता है उसका फॉरवर्ड वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, और ये है उसका ग्राफ। समझियो पहले, ये फॉरवर्ड बायस का है, ये रिवर्स बायस का है, ये फॉरवर्ड करंट, ये रिवर्स करंट का है, ठीक है ना। अब सुनो, यहां से कहानी शुरू करता हूं। यहां से देखो, यहां पर क्या है, 0 है वोल्टेज। ये क्या चल रही है, ये वोल्टेज चल रही है, ये क्या चल रही है, वोल्टेज। अभी 0 वोल्ट है, फिर आएगा मान लो 0.1 वोल्ट, फिर आएगा 0.2 वोल्ट, फिर आएगा 0.3 वोल्ट, फिर आएगा 0.5, 0.6, 0.7। यहां पर है 0.7। तब तक इस पीएन डायोड में कोई करंट नहीं चलेगी। कब तक नहीं चलेगी? जब तक कि वोल्टेज का मान 0.6 तक रहेगा। 0.7 तक वोल्टेज का मान आएगा तो वैसे ही इसमें जो करंट है, करंट का ग्राफ आपको देखने को मिलने लगेगा। कुछ बात आई समझ में? नहीं सर। मान के चलो एक हमारे पास एक छोटी सी ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसके जरिए हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, है ना। वोल्टेज को हमने पहले कराया कि 0.1 वोल्ट, देखा कि पीएन डायोड में कोई करंट नहीं चला, फिर बढ़ाया 0.2 वोल्ट, फिर करंट नहीं चला, फिर 0.3, 0.4, 5, 6 तक गया। 7वें तक गया जब 0.7 वोल्टेज, तो ये इसके फॉरवर्ड वोल्टेज का मैक्सिमम यानी कि पीक मान है। अब 0.6 से ज़्यादा वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो इस डायोड से करंट चलना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम ये भी कह सकते हैं कि सर 0.1 से लेकर के 0.6 वोल्टेज तक का जो वोल्टेज है ये हमारी लॉस हो गई, कोई काम का नहीं रहा। क्योंकि करंट का ग्राफ तो हमें कब मिल रहा है? जब 0.7 वोल्टेज पर आ रही है तब करंट चल रही है, इसका मतलब वोल्टेज लॉस हो रही है। तो यहां तक 0.1 से लेकर 0.6 तक कोई वोल्टेज, कोई करंट नहीं, और 7 पर हमें करंट का ग्राफ मिला। और ये ग्राफ ऐसा मिला जो चर घातांकी रूप से बढ़ रहा है, सीधे देखो ऊपर जा रही है एकदम, है ना। इसका ग्राफ तो देखो सीधे ऊपर जा रही है। तो ये किस रूप में बढ़ रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, है ना, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, यानी कि चर घातांकी रूप से ये बढ़ रहा है। धारा कैसा बढ़ रहा है? चर घातांकी रूप से बढ़ रहा है। ये तो सिलिकॉन का है, ये 0.7 वोल्ट है, ये सिलिकॉन डायोड का है। ये किसका है? सिलिकॉन डायोड का है। और 0.3 वोल्टेज जो है ना, ये है जर्मेनियम का, जर्मेनियम। अब जर्मेनियम डायोड जो होता है उसका कट इन वोल्टेज होती है ना, कट इन वोल्टेज 0.3 वोल्ट। इसका मतलब कि हमारा फिर तो जर्मेनियम ठीक है कि इसमें ज़्यादा वोल्टेज लॉस नहीं हो रहा है। 0.1, 0.2, 0.3 पर हमें धारा का ग्राफ मिलने लगा। तो इसके अनुसार ये ठीक ठाक है जर्मेनियम। तो ये कट इन वोल्टेज है, ठीक है ना। ओके, तो ये एक पीएन डायोड है, और पीएन डायोड का काम देखना स्विचिंग के लिए किया जाता है ना। इसका जो यूज है वो स्विचिंग के लिए, सर्किट को स्विचिंग है। तो यानी कि स्विचिंग का मतलब क्या है? सर्किट को ऑन करना और सर्किट को ऑफ करना। इतना ही नहीं, ये मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए भी, अच्छा SCR मोटर की स्पीड कंट्रोल करता है ना। ये एक दिशी युक्ति है। पीएन डायोड कैसी युक्ति है? एक दिशी युक्ति है ना, यूनी डायरेक्शन है, ध्यान रखना, यूनी डायरेक्शन डिवाइस है। केवल एक ही दिशा में, ये केवल फॉरवर्ड बायस में काम करता है, रिवर्स बायस में ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, यानी कि धारा का प्रवाह नहीं कराएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं कि एक डीसी शंट मोटर है, निर्धारित लोड पर 1000 आरपीएम पर चलती है। यदि क्षेत्र प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो क्या होने की संभावना रहती है? अरे क्या होगी भाई साहब, इसकी हालत खराब हो जाएगी। देखो, ये एक शंट मोटर का है, ये क्या है? शंट मोटर है। शंट मोटर में जो होता है, ये है इसका आर्मेचर, ये क्या है? इसका आर्मेचर।
आर्मेचर में जो कॉइल होती है उस कॉइल को हम नाम देते हैं A1 और A2। तो इसमें 2 कॉइल है, ठीक है ना। लोड हमने कनेक्ट कर रखा है। बोला ये जा रहा है कि यदि शंट प्रतिरोध बढ़ाया जाए, शंट प्रतिरोध मतलब कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो इस आर्मेचर के समांतर क्रम में होता है ना, आर्मेचर के समांतर क्रम में। तो हम इस समांतर क्रम में एक क्या कर दें, यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा दें, है ना, रियोस्टेट यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध। क्या लगा दिया जाए, परिवर्ती प्रतिरोध लगा दिया जाए और इसमें प्रतिरोध के मान को बढ़ाया जाए। अगर R के मान को आप बढ़ाओगे तो करंट I का मान क्या होगा, घटेगा, और करंट I की वैल्यू अगर घटी तो फ्लक्स का मान भी घट जाएगा। क्योंकि फ्लक्स कहाँ से उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है, विद्युत धारा से। विद्युत धारा को हमने कम कर दिया रजिस्टेंस के मान को बढ़ा करके, इसलिए फाइनली फ्लक्स का मान कम हो गया। और जो DC मोटर की जो स्पीड होती है वो किस पर डिपेंड करती है, स्पीड ये डिपेंड करती है फ्लक्स पर। किस पर, फ्लक्स के डायरेक्ट अपोजिट में होता है, यानी कि फ्लक्स का मान कम हो जाएगा और फ्लक्स की मान कम होते ही इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए चाल बढ़ जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, है ना। हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट, डाउट क्लियर हुआ कैसे कैसे क्या होना है ना। पूरा खेल इसका है, पूरा खेल इसका है। चलो मैं इसको थोड़ा सा ढंग से बना देता हूँ ना। ये देखो, ये ऐसे है ना, ये इसकी पहचान है कि वेरिएबल प्रतिरोध है, परिवर्ती प्रतिरोध है। तो ये हमारी है परिवर्ती प्रतिरोध और इस प्रतिरोध से हम फ्लक्स के मान को कम कर दिए। निम्नलिखित में से क्या विद्युत रासायनिक ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है? बड़ा आसान सवाल है, ईंधन सेल, जिसको हम फ्यूल सेल कहते हैं। जीनर डायोड किस सिद्धांत पर काम करेगा? ये काम करेगा जीनर डायोड पीएन जंक्शन के सिद्धांत पर, पीएन जंक्शन के सिद्धांत पर ये काम करते हैं। सौर सेल काम करता है फोटोवोल्टेइक के सिद्धांत पर, है ना, ये काम करते हैं फोटोवोल्टाइक सिद्धांत पर, ये काम करते हैं। और क्या रह गया? ताप वैद्युत युग्म, थर्मोकपल। थर्मोकपल तो इस पर काम करता है सीबैक प्रभाव पर, ये काम करता है हमारी सीबैक प्रभाव पर, ये काम करता है। तो तीनों देख लो, सीबैक, फोटोवोल्टाइक, पीएन जंक्शन, यही है ईंधन सेल जो रासायनिक ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है ना, फ्यूल सेल कहलाता है हमारा। यदि पीड़ित अभी भी विद्युतमय स्रोत के संपर्क में है तो प्रथम प्रतिक्रियादाता को सबसे पहले कौन सी कार्रवाई करना चाहिए? मान के चलो कि आप एक एम्प्लॉय बन गए किसी विद्युत विभाग के, इसरो में, DRDO में, कहीं पर आप एक कर्मचारी बन गए और आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, और मान के चलो कि आप 2 लोगों को टीम से बाहर कर दिया गया है, बोला गया है कि भाई दोनों लोग इस काम को करो, और काम लाइट बत्ती वाला है। अगर आपके साथी को करंट का झटका लग गया और वो करंट से चिपका हुआ है लेकिन जिंदा है अभी, तो आपको क्या करना चाहिए? स्विच ऑफ करके या प्लग हटा करके सप्लाई जोड़े। मतलब कि वो सप्लाई के तो संपर्क में है, ये एक तार और उस पर जोड़ दो, यानी कि सिंगल फेज का करंट लग रहा है तो 3 फेज का करंट दे दो, है ना। मतलब कि दुश्मनी निकालने का अच्छा ऑप्शन है। पीड़ित की मृत्यु की घोषणा कर दें, है ना। मान लो यार कि अब तो लाइट लग गया है, अब मर ही जाएगा, इसको कोई नहीं बचा सकता। अरे आप और हम कौन होते हैं किसी को ये कहने के लिए कि मतलब कि वो मर गया, है ना। तो ये गलत हो गया। ये डिक्लेयर कर दो कि जो विक्टिम है वो डेड हो गया है ना। पीड़ित की नाड़ी की जांच करें। अरे नाड़ी की जांच करोगे, इस नाड़ी की जांच करने के लिए आपका हाथ उसके शरीर को टच करेगा तभी तो आप नाड़ी की जांच करेंगे, और उसके बॉडी से जब आप टच करोगे अपने हाथ को ना, तो करंट बाईपास होकर के आपके बॉडी में भी आएगा। भूल करके भी गलती नहीं करना है, तो ये भी गलत हो गया। अतिरिक्त सहायता के लिए कॉल करें, बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, अतिरिक्त सहायता के लिए कॉल करें। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि 3-4 केस होता है ऐसे में कि अगर किसी को करंट लग रहा है तो सबसे पहले कि मेन स्विच को बंद करो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पर मेन स्विच आपको मिलेगा, जहां काम करो वहीं मेन स्विच मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। मेन स्विच किसी प्रॉपर एक जगह पर होती है। तो मेन स्विच में मान लो कि जाते जाते आपको ज़्यादा समय लग गया, उससे पहले तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मेन स्विच का ऑप्शन हो गया क्लोज, उसको भूल जाओ। दूसरा है कि
एक चटाई या मेट लेकर के, अगर आप सेफ्टी शूज पहन रखे हैं, हैंड ग्लव्स आपके हाथ में लगा हुआ है, तो नीचे एक मोटी चटाई लगा लो या सूखी लकड़ी लगा लो, है ना। तो फिर आप उसको खींच कर भी छुड़ा सकते हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। आप पूरी तरह से इंसुलेट अगर हैं, सेफ्टी शूज पहन रखा है, मोटी मेट बिछी हुई है वर्कशॉप में, या फिर हाथ में हैंड ग्लव्स है, तो आप पकड़ के उसको खींच सकते हैं, जान बचा सकते हैं। मान के चलो ना तो आपने हैंड ग्लव्स पहना है, ना ही नीचे मैट है, सिर्फ शूज आपने पहना, तो खतरा तो है, तो ये भी ऑप्शन क्लोज हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन बचता है कि सूखी बांस की लकड़ी हो या किसी भी लकड़ी हो जो सूखी हो, उससे उसको हटाना चाहिए, है ना, और उसको मारना चाहिए, धक्का देना चाहिए, और इतना नहीं मारना चाहिए कि वो मर जाए, नहीं तो बचाने का क्या फ़ायदा, ठीक है ना। अगर वो कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप कॉल करो, सीधे आपको कॉल करना है। ट्रांसफार्मर में बुशिंग किस रूप में कार्य करती है बताना। द बुशिंग इन ए ट्रांसफार्मर एक्ट्स, ट्रांसफार्मर की जो बुशिंग होती है ना, बुशिंग का मतलब इंसुलेटर, बुशिंग का मतलब क्या है, इंसुलेटर से है, बुशिंग का मतलब इंसुलेटर से है। तो ये क्या करता है कि बाहरी सर्किट के लिए जोड़ने के लिए एक विद्युत रोधी टर्मिनल देता है। विद्युत रोधी टर्मिनल मतलब कि एक ट्रांसफार्मर, ये चित्र को आप देखो, इस चित्र को आप देखो और गहराई से समझने का प्रयास करो। देखिए ये एक बुशिंग है ना, ये क्या है, ये एक बुशिंग है ट्रांसफार्मर का। इसमें देखो मान के चलो कि ये इनकमिंग है ना, ये क्या है, इनकमिंग है, और ये आउटगोइंग वाला है। दो बुशिंग होगा, एक से पावर आ रही होगी, मान के चलो कि इधर से जो पावर आ रही है वो है 11 केवी का, और इधर जो जा रही है वो 415 वोल्ट कन्वर्ट होकर के जा रही है ना। तो इनकमिंग और आउटगोइंग दो बुशिंग हो गया। ट्रांसफार्मर की जो अंदर कॉइल है, वाइंडिंग है ना, उसमें से तार बाहर निकले हुए हैं, ठीक है ना, तार बाहर निकले हुए, 3 तार बाहर निकलेगा, 3 फेज का है, तो 3 बुशिंग लगाएंगे, हर एक बुशिंग में एक फेज होगा, हर एक बुशिंग में एक फेज होगा। तो अब इस केबल को ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग में ले जाकर के थोड़ी जोड़ेंगे आप, इसलिए इसमें एक बुशिंग लगा दिया जाता है, और बुशिंग में आपको बाहर से जो केबल आ रही है उसको कनेक्ट करना है ना। तो ये एक क्या करता है, ये एक विद्युत रोधी टर्मिनल प्रदान करता है। टर्मिनल पर तो होता है करंट, है ना, तभी तो केबल में जाएगी, लेकिन इंसुलेटेड केबल का मतलब ये है कि करंट जो है ट्रांसफार्मर की बॉडी में नहीं आएगी, है ना, ट्रांसफार्मर की कॉइल, और कॉइल से डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगी करंट केबल में। तो ये एक प्रकार से इंसुलेट कर रहा है ट्रांसफार्मर की बॉडी और कॉइल को, क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर की बॉडी और कॉइल को ये इंसुलेट कर रहा है ना। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर की जो बुशिंग होती है ये काम करती है, ठीक है ना। अगला है कि एक ओम मापी का आदर्श आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। एक आदर्श ओम मापी है ना, प्रतिरोध मापक का, इसका होता है 0। देखो है ना, 2-3 सवाल इसमें पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि आदर्श करंट स्रोत पर पूछा जाता है, आदर्श करंट सोर्स का प्रतिरोध कैसा होगा, आदर्श करंट स्रोत का प्रतिरोध कैसा होगा। तो इसका प्रतिरोध तो देखो अनंत होगी, कैसा होगा, अनंत। और चालकता अगर पूछे कभी कि इसकी चालकता कैसी होगी, तो चालकता 0 होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो 0, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा हो, एमीटर का प्रतिरोध कैसा हो, तो आपको बताना है सर 0 होना चाहिए, है ना, 0 ओम, ठीक है। तीसरा सवाल है कि आदर्श वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध, आदर्श वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए। तो इसका प्रतिरोध होना चाहिए, देखो आदर्श वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध होना चाहिए 0, है ना। और आदर्श वोल्ट मीटर का अगर पूछे तो अनंत, आदर्श वोल्ट मीटर का, है ना। तो 4 सवाल देखो मैंने बता दिया आपको। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध कैसा होगा, अनंत होगा, अनंत ओम, 0 ओम, है ना। और अनंत होगा तो इसकी चालकता अगर पूछे, करंट की चालकता, तो इसकी चालकता होगी 0 साइमन। तो ये 4 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं सभी का मिला करके आपको बता दिया, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, देख लो।
एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेस्ट मसाला दे रखा हूँ मैं आपको। आदर्श करंट सोर्स की प्रतिरोध ये, आदर्श एम्पियर मीटर की ये, आदर्श वोल्ट मीटर सोर्स की ये, वोल्टेज सोर्स की, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ये। अभी तो देखो ओम मापी का शून्य होगा। एक ऐसा सवाल आएगा ना, देखना कि बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। कौन सा सवाल है? ये वाली सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ना, उसको हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मोटर में आर्मेचर के अतितप्त का मतलब क्या है? ओवरहीट, ओवरहीटिंग है ना। अतितप्त का मतलब है ओवरहीटिंग, ओवरहीट हो जाता है। अब ओवरहीट होने के लिए संभावित उपचार क्या है? खुले प्रवर्तक प्रतिरोध की जांच करें, यानी कि ओपन स्टार्टर का जो रेजिस्टेंस है उसको चेक करो, बेरिंग का चेक करो, ठीक है बेरिंग चेक करते हैं। ओवरलोड को कम करो, ब्रश को उदासीन तल पर सेट करो, यानी कि एनएम पर, एक एनएम और जीएनएम होता है ना, तो जीएनए और एमएनए होता है ना, एनएम जीएनएम नहीं होता, वो तो एक पोस्ट होती है। ब्रश को उदासीन तल पर सेट करो, नहीं ना ही ऑप्शन ए सही होगा। देखना बेयरिंग बदलना, बेयरिंग तब आप बदलोगे जब बेयरिंग तब आप बदलोगे, बेयरिंग का ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा मेरे भाई। क्यों? बोला रहा है कि आर्मेचर ओवरलोड हो रहा है, आर्मेचर ओवरलोड हो रहा है, इसका मतलब कि आर्मेचर में थोड़ी ना घूम रहा है, घूमने वाला मतलब कि आर्मेचर थोड़ी घूम रही है ना। ये ओवरलोड को कम करने का टारगेट बता रहा है हमें कि ओवरलोड को कम करिए। ओवरलोड जितना ज़्यादा होगा आपकी कॉइल उतना ही अधिक गर्म होगी, और जितना अधिक गर्म होगी ना उतना ही जल्दी आपकी मोटर जल जाएगी, उतना ही ज़्यादा मोटर हमारी जल जाएगी। बेयरिंग वाला तब ऑप्शन सही रहता है कि जब शाफ्ट जो है ना इसका रोटर जब जाम जाता, तब हम बेयरिंग चेंज करते। और या फिर अति भार को कम करने का ऑप्शन नहीं होता, तब मैं ऑप्शन नंबर बी को सही मानता। वैसे ऑप्शन नंबर बी इसके अनुसार सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 844 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए नॉन कन्वेंशनल मेथड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। तो विद्युत उत्पादन की अपारंपरिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, यूरेनियम, बायोमास, कोयला। कोयला नहीं हो सकता, यूरेनियम नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोयला नहीं हो सकता, यूरेनियम नहीं हो सकता, यानी 50% कंपटीशन तो खत्म। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस या बायोमास। अपारंपरिक के लिए बायोमास ठीक है, आंसर बायोमास होगा। बायोमास में अपशिष्ट पदार्थ, देखना इसमें ईंधन के रूप में क्या काम आता है। बायोमास प्लांट में ईंधन के रूप में काम आता है, देखो अपशिष्ट पदार्थ है ना, अपशिष्ट पदार्थ काम आता है, और इसी के जरिए हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। या फिर धान की पुआल, धान की पुआल समझते हैं, धान की पुआल देखो जो मिल होता है ना, धान चावल निकालने वाली जो मिल होती है, जब चावल को मिल के अंदर डाला जाता है तो चावल का उसका छिलका निकलता है, धान का छिलका है ना, मैं ऐसे लिख देता हूं, धान का छिलका, धान का छिलका। तो जो धान का छिलका है ना, उसको काम में लिया जाता है बायोमास प्लांट में विद्युत उत्पादन करने के लिए फ्यूल के रूप में। और तीसरा है, देखना एक लकड़ी होती है ना, लकड़ी किसकी लकड़ी? चीड़ की, एक चीड़ की लकड़ी होती है। तो लकड़ी की छाल से, चीड़ की जो लकड़ी होती है ना, उसके छाल से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। और भी जैसे कि गोबर, गाय का गोबर है ना, गोबर से मतलब है चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो, ठीक है ना, इंसान बस का नहीं होना चाहिए। तो गोबर, लकड़ी की छाल, धान की पुआल, अवशिष्ट पदार्थ, ये फ्यूल के रूप में काम आते हैं बायोमास प्लांट के लिए। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत परिपथ में, चलो आ ही गया वो सवाल है ना, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द नोड वोल्टेज, यानी कि कैसा है नोड? वोल्टेज नोड है। नोड इज एनीवे मेजर्ड रिलेटिव। विद्युत परिपथ में किसी भी नोड की नोड वोल्टता सदैव किसके सापेक्ष मापी जाती है? बहुत ही क्रिएटिव सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहले इसमें किस नियम का प्रयोग किया जाता है ना, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ये किरचॉफ का जो केसीएल नियम है, केसीएल नियम पर काम करता है, केसीएल नियम पर यह कार्य करता है, सर्किट कार्य करता है। कैसे? देखो ये एक सर्किट है जिसमें नोड आपको कितने देखने को मिल रहा है? 3। ये देखो, ये फर्स्ट नोड है,
ये है हमारी फर्स्ट नोड और ये है सेकेंड नोड, और ये है थर्ड नोड। तो कितने नोड हो गए? 3 नोड हो गया। हमें सभी नोड का विद्युत विभव ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? सभी नोड का विद्युत विभव ज्ञात करना होता है। लेकिन जब भी हम सभी नोड का विद्युत विभव ज्ञात करते हैं ना, तो सभी नोड में से किसी एक नोड को हमें रेफरेंस नोड के रूप में काम लेना पड़ता है। तो हमने इसको नोड फर्स्ट को रेफरेंस नोड के रूप में काम में लिया है, जिसको कहा जाता है संदर्भ नोड। और हमारी संदर्भ नोड को ही कहा जाता है ग्राउंड नोड, इसको ही कहा जाता है ग्राउंड नोड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्राउंड नोड हम इसलिए देखो, इसको ग्राउंड नोड हमने ले लिया, इसलिए इस नोड का जो विभव होगा उसको हम शून्य मानते हैं। विभव शून्य माना जाता है, क्योंकि देखना जो नोड नंबर फर्स्ट है ना, इस नोड का विद्युत विभव ज्ञात करना है, इसका भी। तीनों में से किसी एक नोड को हम रेफरेंस नोड मान लिए, वही हमारे ग्राउंड नोड हो गई। और ग्राउंड नोड का मतलब अर्थ करना। अर्थ जब हो जाता है तो अर्थिंग का विद्युत विभव कितना होता है? 0। इसलिए इस नोड का विद्युत विभव हमने 0 मान लिया है। इस प्रकार से हम सभी नोड का विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो ये ग्राउंड नोड कहलाती है। नो नोड वोल्टता सदैव ग्राउंड नोड के वोल्टेज मापी जाती है, ये बात आप ख्याल करके रख लो। माप यंत्रों का अंशांकन है ना, कैलिब्रेशन, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि लिए गए माप सटीक हो और वोल्टमीटर के कैलिब्रेशन के लिए प्रायः निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? मतलब एम्पियर मीटर का भी कैलिब्रेशन किया जाता है, वोल्ट मीटर का भी किया जाता है, एनर्जी मीटर का, फ्रीक्वेंसी मीटर का, सबका कैलिब्रेशन किया जाता है। अभी सवाल जो पूछा गया है ना, वो बोल रहा है कि वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन कैसे करेंगे? अंशांकन। तो ज्ञात वोल्टेज स्रोत से तुलना करके हम इसका कैलिब्रेशन करते हैं। विद्युत कार्य में सोल्डरन की तुलना में ब्रेजन का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, सोल्डरिंग जो है ना, सोल्डरिंग तो हार्ड सोल्डरिंग, सॉफ्ट सोल्डरिंग, अलग अलग प्रकार के सोल्डरिंग होते हैं। और सोल्डरिंग में क्या होता है कि समान धातु को जोड़ा जाता है। देखना, सोल्डरिंग की एक विशेषता होती है कि 2 समान धातुओं को जब जोड़ना है तो सोल्डरिंग का प्रयोग करेंगे। 2 समान धातुओं को जोड़ने के लिए, है ना, जोड़ने हेतु हम सोल्डरिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन ब्रेजिंग का प्रयोग ऐसे नहीं किया जाता। इसका प्रयोग किया जाता है 2 असमान धातु को जोड़ने के लिए, है ना। 2 असमान धातुओं को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये देख लिया कि ब्रेजन असमान धातुओं को जोड़ेगा और सोल्डरिंग समान धातुओं को जोड़ेगा। जैसे कि मान के चलो कि आपको कॉपर को कॉपर से जोड़ना है ना। यस, अब वैसे तो कॉपर को कॉपर से जोड़ा जाएगा तभी उसकी कंडक्टिविटी अच्छी रहेगी, ये सोल्डरिंग में होता है। लेकिन असमान धातु, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ से, इस चित्र के द्वारा आप समझिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये है हमारी ब्रेजिंग। ये क्या है? ये है ब्रेजिंग, है ना, ये है ब्रेजिंग। अब 2 मटेरियल आपको देखने को मिल रहा है। मान के चलो कि ये मटेरियल है तांबा, है ना, मटमैला कलर दिख रहा है, तांबा ही हम मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम जिंक। इसको क्या मान लेते हैं? जिंक। तो तांबा और जिंक को जब भी हमें जोड़ना है तो ब्रेजिंग का प्रयोग करेंगे। इसमें एक फिलर मटेरियल होता है, ये है हमारा फिलर मटेरियल, है ना, ये है फिलर मटेरियल। देखिए ना, जो हमारी फिलर मटेरियल है ना, ये फिलर मटेरियल आसानी से इसमें पिघल जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि जो ब्रेजिंग का गलनांक होता है वो लगभग 3100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है ना। जो ब्रेजिंग का तापमान होता है वो 3100, लगभग 3100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। इसलिए जो फिलर मटेरियल, ये जो रॉड है, ये आसानी से पिघल जाता है। ठीक है। अब इस पे जो आप देखते होंगे ना कि इस पे जो गैस प्रयोग किया जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, है ना, ताकि आप इसको और डिटेल से समझ पाओ। इसको देखिए आप। जैसे कि देखिए, इसमें क्या होता है ना कि जो गैस होती है ब्रेजिंग में, ऑक्सी एसिटिलीन गैस होती है। कौन सी? ये होती है हमारी ऑक्सी एसिटिलीन गैस।
ऑक्सी एसिटिलीन गैस, इस गैस की जो टेम्परेचर है ना, इस गैस की जो तापमान है ना वो है लगभग 3100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। और इसको जब हम ब्रेजिंग करते हैं ना तो हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारी ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर से एक जो पाइप निकल रही है नोजल, और फिर जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन का जो ये सिलेंडर है इससे एक निकल रही है ये पाइप। दोनों पाइप जाकर के यहाँ पर देखो एक जंक्शन से जुड़ रहे हैं, है ना, ये क्या है, एक जंक्शन है, इस जंक्शन में जाकर के जुड़ रहे हैं। और इधर से हाई प्रेशर पर आ रहा है ऑक्सीजन, कितने प्रेशर पर आ रहा है कितने प्रेशर पर नहीं आ रहा है उसके लिए यहाँ पर देखो लगा हुआ है गेज, है ना, एयर गेज, जो एयर की स्पीड को मापेगा, प्रेशर को। और यहाँ पर जो ऑक्सी एसिटिलीन गैस निकल रही है उसके लिए गेज लगा हुआ है कि किस स्पीड से गैस आ रही है। यहाँ पर जंक्शन में जाकर के मिल रहे हैं। और फिर ये नोजल, ये क्या है, नोजल, और इस नोजल को वहाँ पर रखते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पर जहाँ पर हमें ये सोल्डरिंग ये ब्रेजिंग करना है ना। तो आप यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये हमारी ब्रेजिंग, और जो हमारी गैस निकल रही है ऑक्सी एसिटिलीन गैस है, और प्रेशर के साथ निकल रही है वो है ऑक्सीजन, ताकि एग्जैक्ट पॉइंट पर ये जो गैस है वो एग्जैक्ट पॉइंट पर आए और फिलर मटेरियल को पिघला सके। ठीक है ना। तो ये टोटल मामला है। ओके, तो ये है टोटल मामला। तो ये ऑक्सी एसिटिलीन गैस का प्रयोग हम करते हैं ब्रेजिंग करने के लिए। इसके अलावा और भी किया जाता है। ब्रेजन का उपयोग असमान धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में दो समविभव नोडों के बीच धारा होती है ना, शून्य होगा यार, है ना, शून्य होगा। देखो दो विद्युत परिपथ, अरे विद्युत परिपथ छोड़ो, आप एक तार लो, है ना, एक तार लो, दो विद्युत परिपथ आप छोड़ो, आप एक वायर लो। ये देखो, ये हमारी क्या है, ये एक वायर है। ओहो, ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया, चलो छोड़ो उतना, है ना। ये हमारी एक वायर है, ये क्या है, तार है ना। इस तार में यहाँ पर वोल्टेज मान के चलो कितना है, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, और यहाँ पर मान के चलो वोल्टेज कितना है, 230 वोल्ट, कितना है, 230 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, क्योंकि कोई अंतर ही नहीं है। वोल्टेज कैसा है, सम है, वोल्टेज कैसा है, सम है, इक्वल है, इक्वल पोटेंशियल है। तो जब भी विभवांतर का मान शून्य होगा तो धारा नहीं चलेगी, या फिर विभवांतर का मान दोनों टर्मिनल पर एक बराबर होगा तो भी धारा नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि कोई न कोई अंतर होना चाहिए। मान के चलो कि ऊपर छत पर पानी की टंकी रखी हुई है ना, और उसी टंकी के जस्ट बगल में एक और टंकी रखी हुई है, ठीक है ना। तो एक समान लेयर पर, एक समान सतह पर रखी हुई है, तो उसमें पानी एक टंकी से दूसरी टंकी में तभी तक जाएगी जब तक कि दोनों टंकी का पानी का लेयर एक बराबर ना हो जाए। एक बराबर होते ही पानी का आवागमन बंद। यहाँ पर भी एक बराबर वोल्टेज होने पर करंट का आवागमन बंद। पानी की टंकी हमेशा इसीलिए ऊपर रखी जाती है ना, क्योंकि ऊपर से प्रेशर आए और पानी आसानी से नीचे आए। अगर मान के चलो कि यहाँ पर वोल्टेज 230 वोल्ट ना ही 130 वोल्ट होता, 130 वोल्ट होता, तब यहाँ पर 50% करंट चलने लगता। 50 करंट जो धारा है वो प्रवाहित होने लगती है ना। अगर जीरो वोल्टेज होता तो 100% धारा इसमें प्रवाहित होता। तो ये होता है, इसलिए इसका लगभग क्या है, शून्य के बराबर होती है। ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली से संबंधित सही कथन की पहचान करो। प्राथमिक वाइंडिंग में दिष्ट धारा, गलत, ट्रांसफार्मर डीसी पर चलती नहीं है। प्राथमिक वाइंडिंग में एसी करंट एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और द्वितीयक वाइंडिंग में वोल्टता प्रेरित करता है। एक बात बताओ कि जो हमारी ट्रांसफार्मर में ईएमएफ उत्पन्न होती है वो किस नेचर की होती है, डायनामिक होती है या फिर स्टैटिक, डायनामिक होती है या फिर स्टैटिक। तो ये कैसा होता है, डायनामिक होती है। डायनामिक मीन्स गतिज, डायनामिक मीन्स
गतिज होती है, तो गतिज ईएमएफ उत्पन्न होता है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है, वो घूम रहा है, चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है और कंडक्टर से लिंक हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस से जो इंड्यूस्ड होता है वोल्टेज, वो इसी नेचर का होता है, गतिज नेचर का, डायनामिक नेचर का होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी वाइंडिंग ऐसा किसने बताया था, फैराडे ने बताया था। फैराडे ने एक नियम दिया था। सच बोलूं ना कि अगर फैराडे जैसा वैज्ञानिक हमारे इस धरती पे नहीं होते, ना जन्म नहीं लिए होते, तो ना आज हम मोटर को जानते, ना आज हम ट्रांसफार्मर को जानते। इतना हाई वोल्टेज हम ट्रांसमिट कर देते हैं, वोल्टेज को घटा देते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। देखो 1-1 लाख वोल्टेज को 100 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इतना पावरफुल उपकरण हमने बनाया है ना। इनके रिसर्च ने हर एक मशीन को, हर एक मोटर को इजी से इजी बना रखा है। फैराडे का नियम नहीं होता तो ना मोटर चलती, ना ट्रांसफार्मर चलता। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पर हम देते हैं सप्लाई, लेकिन करंट सेकेंडरी में चल जाती है अपने आप, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी का कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो ये फैराडे के नियम के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया है। इसीलिए आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आज के मैराथन का अंतिम सवाल है कि आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के मामले में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चालक को एक विशेष स्थिति में रखा जाता है और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके इसमें वोल्टता उत्पन्न की जाती है। यानी कि दोनों बातें 849 और 850 की जो सवाल है सिमिलर है ना। आप देखो, अरे यार इसका चित्र यहाँ लग गया क्या, ये जो 849 नंबर का सवाल है ना, इसका चित्र यहाँ पर है, मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। ये देखो, थोड़ा सा इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना। ये देखो, अब यहाँ से देखिए आप, अरे पेन इतना, देखिए ये क्या है, हाँ ये जो हमारी ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है। अच्छा, प्राइमरी वाइंडिंग ये है प्राथमिक वाइंडिंग। ये कौन सी है, प्राथमिक वाइंडिंग, और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। हमने सप्लाई देखो V1 AC सप्लाई, AC पावर सप्लाई लिखा है। ये AC पावर सप्लाई क्या है, इनपुट है ना, यानी कि इनपुट है। हमने इनपुट किस में दिया, हमने इनपुट दिया इसमें, ठीक है ना, प्राइमरी वाइंडिंग में। प्राइमरी वाइंडिंग में करंट चलने लगा और जब करंट चला तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र इसके इर्द गिर्द भी घूम रही है और यही चुंबकीय क्षेत्र इस कोर के जरिए इस लिंब से दूसरे लिंब में भी आ रही है, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर की कॉइल है दूसरे साइड के लिंब में लपेटा गया है। जो फ्लक्स ट्रांसफर हो रही है इस कोर के जरिए वो यहाँ पर आ रही है सेकेंडरी वाले कॉइल पर, और सेकेंडरी वाले कॉइल से ये लिंक हो रही है। और ये ऐसा नहीं आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ये परिवर्तित नेचर का है। तो इसमें जैसे ही कंडक्टर में लिंक होता है ये चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें एक प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित ईएमएफ। अब प्रेरित ईएमएफ हमें ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए, यानी कि वोल्टेज हमें ज़्यादा चाहिए तो इसमें टर्न की संख्या बढ़ा दो, अगर वोल्टेज कम चाहिए तो टर्न की संख्या घटा दो। अभी देखो प्राइमरी में आपको टर्न लपेटा ज़्यादा दिख रहा है और सेकेंडरी में कम दिख रहा है, यानी कि ये स्टेप अप स्टेप डाउन प्रकार का है ना। N1 का कॉइल, N1 में टर्न अधिक है और N2 में कम है, यानी कि ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर ये है, ठीक है ना। और जब प्राइमरी कॉइल में हम सप्लाई देते हैं तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ है वो पूरा का पूरा इस कोर के जरिए यहाँ पर नहीं आ पाता, कुछ ना कुछ लीकेज हो जाता है, बाहर चली जाती है जो हमारे काम नहीं आती। जो फ्लक्स ईएमएफ उत्पन्न करने का काम नहीं आया उसको कहा जाता है लीकेज फ्लक्स, उसको क्या कहा जाता है, लीकेज फ्लक्स। ऐसे ही सेकेंडरी में भी फ्लक्स कुछ ना कुछ लीकेज होगा, तो कुछ ना कुछ फ्लक्स लीकेज हो जाता है ना। हम चाहते हैं कि लीकेज फ्लक्स का मान बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो, और हम चाहते हैं कि जो इस कोर के जरिए जो फ्लक्स यहाँ पर तक ट्रैवल करके आया है तो इस फ्लक्स को ट्रैवल करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ये जो कोर बनाया है ट्रांसफार्मर का, ये सिलिकॉन स्टील का बनाया है। उसमें एक ऐसा खास गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर से प्रवाहित करने के लिए रुकावट पैदा नहीं करता है, ठीक है ना, इसलिए सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। तो ये इसका था
कॉन्सेप्ट, और ये अलग उस पे लग गया ना, इसको लगाना था 1849 वाले सवाल पे 50 पे लग गया, और ये भी ऐसे ही हो बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए, जुखाम ने भी परेशान कर रखा है। तो ये देखो कितना बढ़िया सवाल है यार, है ना, बिल्कुल दिल खुश हो गया। ये देखो, ये डीसी मोटर पर था, ये हमारा पीएन डायोड पर था सिलिकॉन का। सिलिकॉन अच्छा क्या है, शुद्ध सेमीकंडक्टर है ना, ठीक है ना। हर एक सवाल कितना लॉजिकली सवाल है, हर एक सवाल से कितना प्यार है, हर एक सवाल का सॉल्यूशन देने में इतना अंदर से खुशी मिलती है ना कि अब उसको मैं जाहिर नहीं कर सकता। तो अब ये हमारा टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पर आपको मिलेगा पीडीएफ, तो टेलीग्राम को अभी ज्वाइन कर लीजिए और बाकी क्लास को शेयर कर दीजिए, है ना। तो रोजाना सुबह 8 बजे हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए ज़रूर हमारे प्लेटफॉर्म पे आइएगा और इसी प्रकार से अपना प्यार स्नेह देते रहिए। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।